तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी हमने और वैदिक सभ्यता इनके बारे में हम प्रश्नोत्तरी टाइप के बात करेंगे, जिसमें प्रश्न आपकी तरफ से और उत्तर दिए जाएंगे। तो कैसे एकेडमिक स्तर पर कैसे उत्तर देते हैं और सामान्य जानकारी के हिसाब से, और हम बेहतर अपनी इतिहास के विषय में समझ बनाने के लिए उत्तर या प्रश्नों का या अपने दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों को कैसे समझेंगे और उससे हमें और हमारी जो सामाजिक दृष्टिकोण की जो समझ है वो कैसे विकसित होगी, और बच्चों के स्तर से सामाजिक जो समझ है वो कैसे विकसित होना है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो जो अपलोड होती है समय से आपको मिलती रहे और मेरे द्वारा जो दी जाने वाली साझा की जाने वाली जानकारी है आपको तक पहुंचती रहे। तो आइए हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न बनते हैं कुछ। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, आपकी तरफ से दिया गया है, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वास्तव में, कि जो लगभग वैज्ञानिक मानते हैं और इतिहासकार मानते हैं कि 7000 ईसा पूर्व से और 2500 ईसा पूर्व के बीच जो सभ्यता धीरे धीरे और क्लाइमेक्स पर पहुंची जाके 2000 ईसा पूर्व, और जब तक वैदिक काल नहीं आता है। तो इसके बारे में जानकारी कैसे हुई? एक्चुअली जानकारी इससे ऐसे हुई कि जब मध्यकाल तक तो कुछ पता ही नहीं था कि भारत में भी ऐसी कोई कल्चर है या रही है। अंग्रेजों का जब शासन यहाँ स्थापित हुआ तो यूरोप में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जब यहाँ पर मध्यकाल चल रहा था और भक्ति काल चल रहा था भारत में, तो उस समय यूरोप में औद्योगिकरण चल रहा था और फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थी और धीरे धीरे वो व्यापार की तरफ ज्यादा बढ़े थे और भारत में भी आए व्यापार करने। तो इस लिहाज से जब अंग्रेज आए तो यहाँ पर उनकी धीरे धीरे अनायास उनकी सत्ता स्थापित हो गई। सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने जब यहाँ पर फैक्ट्रियां डालना शुरू किया, तो यहाँ पर नदियों में पुल बनाना शुरू किया और सड़कें बनाना शुरू किया, तो रेलवे लाइन भी बिछाना शुरू किया, क्योंकि उनको जो है अपनी सुविधा के लिए रेलवे की आवश्यकता थी, ना कि जनहित के लिए वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने लाहौर से रांची के बीच रेलवे लाइन जब बिछाना शुरू किया तो वहां पर कुछ खुदाइयां हुई, कुछ चीजें हटाई, तो वहां पर उनको कुछ अवशेष मिले। तो अवशेष मिलने पर उनको पता चला कि कुछ तो है जो यहाँ पर दबा हुआ है, और इस चीज को लेकर फिर लॉर्ड कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना होती है उसी दौरान, और फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में वहां पर खुदाइयां की जाती हैं। और फिर 1921 में ये पता चलता है कि भारत जैसे उप महाद्वीप में या भारत जैसे प्रायद्वीप में प्राचीन काल की एक बहुत ही विस्तृत और नगरीय सभ्यता है। तो ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या कांस्य सभ्यता के नाम से जानी गई। उसके छोटे छोटे अवशेष मिलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे जब पुरातत्ववेत्ताओं के उससे बिहाफ पर या उनके सहयोग से खुदाइयां होती हैं, तो एक नहीं दो नहीं बहुत सारे पुरा स्थल मिलते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और भी बहुत सारे, सुतका गेंडोर। तो ये लगभग ट्रायंगल शेप में पूरा सिंधु सभ्यता फैली हुई थी और लगभग इसका एरिया जो था 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ था और लगभग 15,000 पूरा स्थल आज तक इसके खोजे जा चुके हैं। तो इस तरह ये आंसर बहुत बड़ा है, इसलिए कि ये हमारी समझ को विकसित करता है। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था पर 3-3 पंक्तियां लिखी हैं। अच्छा, तो 3-3 पंक्तियां क्या हम लोग समझेंगे। पहले
पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है व्यापार ज़्यादा करते थे, कृषि बहुत कम करते थे। व्यापार पर ज़्यादा फोकस था उनका। उत्कृष्ट सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो व्यापार ज़्यादा था। धार्मिक धार्मिक क्या थी, वो मूर्ति पूजा तो नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा नहीं थी, कर्म को ज़्यादा महत्व देते थे और पूजा पाठ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट, और ये संगीत और श्लोक वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन कुछ तो चीज़ें हैं, जैसे नाग वगैरह बने मिलते हैं उनकी चित्रकारी में, और तो इस तरह की पूजाएं वो लोग करते थे, नाग देवता को मानते थे। तो ये प्राचीन से संबंधित चीज़ें वो पालन करते थे। व्यवस्था पर धार्मिक व्यवस्था हो गई। नगरीय व्यवस्था थी, तो नगरीय व्यवस्था में वो लोग व्यापार को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। इसके बाद ये अगला प्रश्न है, व्यापार क्या होता है, व्यापार के क्या लाभ होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यापार क्या होता है, व्यापार के क्या लाभ होते हैं? हड़प्पा सभ्यता में जब देखते हैं तो उसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के मिले हैं, सिक्के मतलब मुहरें मिली हैं, सिक्के तो नहीं चलते थे उस समय, तो वहाँ पर उनकी मुहरें मिली हैं, सील जो लगाई जाती है सामान पैकिंग वैकिंग में, तो वो मिली है। तो उससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता और ये समकालीन थी, और यहाँ पर उनके व्यापारिक संपर्क होते थे, क्योंकि वहाँ की चीज़ें यहाँ मिलती थी। भारत की सिंधु हड़प्पा सभ्यता से समकालीन कुछ अवशेष वहाँ भी मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि उनके व्यापारिक संबंध थे। दूसरी चीज़ ये है कि मुद्रा का प्रचलन नहीं था हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में। यहाँ पर वस्तु विनिमय होता था, पैसा नहीं था, लेकिन पैसों के ना होने की कोई वैसी बात नहीं थी। वस्तुओं को आपस में बदल लिया जाता था, वस्तु विनिमय होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के नगरों से मिलने वाली मोहरों के बारे में 4 प्रमुख बातें। तो सिंधु से जो मोहरें मिली हैं, उनकी 4 प्रमुख बातें। देखिए, सिंधु सभ्यता से जो मोहरें हैं, तो उनके विषय में बात ये है कि ये इनके मोहरें जो होती थी, एक तो वहाँ से हाथी दांत और धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। उन वस्तुओं के बारे में विद्वानों का कहना है कि ये सिंधु सभ्यता के लोगों की मोहरें थी। तो वो वस्तुएं हैं, पहली बात। दूसरी बात, विद्वानों का मत है कि ये वस्तुएं मोहरें हैं, और ये मोहरों का प्रयोग करते थे जब किसी चीज को या सामान को बाहर भेजना होता था। तो ये आज की डेट में जैसे पैकिंग वगैरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, तो उस समय लोग क्या करते थे कि गीली मिट्टी लगा के, और वो जो सील जो मुहर मिली है, तो उस मुहर से ठप्पा लगा देते थे। इससे जब वो सामान जहाँ भेजना होता था, तो उससे पता चलता था कि ये कहाँ से आया और कैसे, इसकी क्या क्वालिटी, गुणवत्ता, वो सारी चीजें। और ये जो मुहरें मिली हैं, वो विभिन्न आकार की मिली हैं। हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण रहे? इस विषय को या इस प्रश्न को जब हम सोचेंगे या बात करेंगे इस प्रश्न पर, तो इसके बहुत कारण निकल के आते हैं। विद्वानों ने जो खोजा है, समझा है, परखा है, तो उसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के पीछे कोई एक कारण नहीं रहा, और अकस्मात या अचानक सडनली ये पूरी डायनेस्टी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इसको डिस्ट्रॉय होने में थोड़ा लंबा पीरियड लगा, टाइम लगा, सने सने यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका जो पतन होता है। तो सबसे पहला तो क्लाइमेट चेंज का इसका कारण माना जाता है।
दूसरा कारण बाढ़, नदियों में बाढ़ आ जाने की वजह से हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि बाहरी आक्रमण हुए हों और इसके अलावा भी और अन्य कारण भी हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएँ, भूकंप वगैरह। तो इस तरह इन सब कारणों को, जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि ऐसा लगता है कि हड़प्पा संस्कृति के नष्ट होने के लिए कोई एक कारण को सीधे उत्तरदायी बताना ठीक नहीं है। ये लगभग बहुत सारे कारणों का मिला-जुला असर रहा और इससे हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ। में एक कारण ये भी बताया जाता है कि जब कोई चीज़ अपने उत्थान के उच्चतम शिखर पर होती है, जैसा कि हड़प्पा संस्कृति नगरीय सभ्यता थी और ये बहुत उत्कृष्ट सभ्यता थी, ये अपने उच्चतम शिखर में थी। तो उच्चतम शिखर के बाद अब तो पतन ही होना है। तो एक कारण विद्वानों का ये भी है कि यहाँ के लोग उस समय उच्चतम शिखर पर थे और धीरे-धीरे फिर अवसान होने लगा। तो एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन सबका मिला-जुला असर रहा। इसमें प्राकृतिक आपदा भी हो रही है, बाहरी आक्रमण भी रहे हैं। तो इसके बाद चूँकि जब आर्यों का आगमन होता है, तो आर्यों के आगमन के तुरंत बाद यहाँ की जो जानकारी यहाँ की मिलती है, पहली बात तो हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है, भाषा है, वो उसको विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की, वो आज तक पढ़ ही नहीं पाया। तो इनके बारे में सटीक जानकारी पूरी कुछ नहीं मिल पाती है। आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाता है, जैसे प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो यहाँ लिखा हुआ सामग्री तो प्राप्त होता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती पूर्णतः, क्योंकि विद्वान इसको पढ़ने में अक्षम साबित होते हैं। इसके आगे की जो जानकारी वैदिक काल की जानकारी मिलती है, तो वेदों में जो आर्य आए और यहाँ पर उन्होंने संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की, तो उनसे जानकारी मिलती है, जिसकी चर्चा या जिसके प्रश्नों के बारे में हम आगे क्लैरिफिकेशन करेंगे और जानकारी करेंगे। तो यहाँ तक की जानकारी थी हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अगला प्रश्न है कि क्या कारण थे कि किस कारण से प्राचीन सभ्यताओं का विकास जो है नदियों के किनारे हुआ? ये बहुत बड़ा कारण है कि जो भी प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई, वो नदियों के किनारे विकसित हुई। अब नदियों के किनारे विकसित होने का मुख्य कारण ये था कि पानी एक इजी वे पे वहाँ पर पानी उपलब्ध हो जाता था। जीने के लिए भोजन और पानी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो भोजन तो इधर-उधर से मिल जाता था। पानी के लिए उस समय ऐसी तकनीकी की विकसित नहीं कर पाए थे या खोज नहीं पाए थे कि पानी ज़मीन से खोद के निकालें, तो नदियों के पानी पर आश्रित थे। तो इस वजह से इस समय की जो भी सभ्यताएँ विकसित हुई पूरे विश्व में, फिर चाहे वो दजला फरात की सभ्यता हो, चाहे नील नदी की सभ्यता हो, चाहे हुआंग हो, चाइनीज़ डायनेस्टी हो, फिर या हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की हो, तो ये नदियों के किनारे विकसित हुई। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से नदियों के माध्यम से नावों द्वारा व्यापार वगैरह भी आसान ईज़ी वे पर हो जाता था, सामान को इधर-उधर ले जाना आसान था, तो एक ये भी कारण था। और सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि पानी की उपलब्धता और जीवन के सुलभ संसाधन नदियों के किनारे आसानी से हो जाते थे। तो एक ये कारण होता है, जिसकी वजह से जी क्या होता यदि हड़प्पा सभ्यता की भाषा या लिपि को पढ़ा जा सकता? अगर उसको आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं, क्या होता अगर उसको ऐतिहासिक काल के रूप में जान सकते? ऐतिहासिक काल के रूप में तो तभी जान सकते जब वहाँ उस समय की भाषा को हम पढ़ सकते। अगर भाषा को पढ़ सकते तो बहुत लाभकारी होता। उनके बहुत सारे ऐसे पहलू जो आज तक समझ नहीं सके हैं, अभिलेखों और पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं, वो निसंदेह ओपन हो जाते, जानकारी मिलती और हो सकता है कि उस समय के जो लिखित साक्ष्य मिलते तो उससे बहुत सारे चीज़ों का
संदेहास्पद स्थिति से निकलने की कोशिश होती और निकल गए होते। जैसे नहीं मालूम होता कि क्या कारण रहे सभ्यता के नष्ट होने के, तो उनसे जानकारी मिल जाती। क्या कारण रहे कि मुद्रा का प्रचलन नहीं हो पाया, वस्तु विनिमय होता रहा। जैसे मुहरों के बारे में संकेत है कि अनुमान है कि उनको शायद माल मैन्युफैक्चरिंग में लगाते थे। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे उनके धार्मिक विश्वासों और परंपराओं, रीति रिवाजों के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सका है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ें देखी तो कंप्लीट हो गई, जो कवर किया हमने हड़प्पा सभ्यता के सारे प्रश्नों को जो इस आपके द्वारा पूछे गए, और निम्नलिखित में से सही विकल्प वाले, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे, तो आजकल के जो गांव की तरह नहीं होते थे। एक निश्चित योजना के अनुसार मोहन नगर बनाए गए थे, बसाए गए थे। और सिंधु हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, क्रीट की सभ्यता थी, चाइनीज की जो सभ्यता थी, तो ये सब उसकी समकालीन थी। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा प्रश्नोत्तर के लिहाज से कंप्लीट होता है, और अगली वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रश्न आपके और उत्तर हमारे। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जानकारी शेयर हो सके। धन्यवाद।